संसद सत्र में भिड़ी सांसद डिंपल यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। तो पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को आधी रात ट्रेन से उठा ले गई पुलिस। घुसपैठियों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी के उपचुनावों में वोटों की धांधली हुई है, भाजपा ने मनमानी की है, चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव में पुलिस सादे कपड़े पहनकर वोट डालती रही, सीसीटीवी मांगने पर नहीं दिया गया। आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन वह सरकार के लिए काम कर रहा है। एसआईआर के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। बैलेट पेपर से देश में चुनाव कराए जाएं। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो आपने समय दिया, जहां हम आज चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको बोलने दो, प्लीज लिसन टू हर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है। इस पर अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि लंबे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो ऐसा लगा जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से साफ हो गया कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जरूरत है। और देश में लंबे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो ऐसा लगा सभापति जी मानो देश में कोई राजनीतिक भूचाल आ गया हो। मेरे विपक्ष के बहुत सारे साथी संविधान को खतरे में बताकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वहां से भी इनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है। सभापति जी, इसी बीच बिहार राज्य के चुनाव भी आ गए, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और हमारे महागठबंधन में शामिल कई दल, कांग्रेस, राजद, ये सब एक नया नारा लेकर, वोट चोरी का नारा लेकर सड़कों पे उतर आए। वोट चोरी का नारा। सर, ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपके पास हर चुनाव में एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है, इस बार आप लेकर आए वोट चोरी। हाँ, ये वोट चोरी का नारा लेकर गद्दी तो आपकी छिन गई, उसी की पीड़ा है आपको। अध्यक्ष जी, इन्होंने बिहार की जनता के मन में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एसआईआर के नाते बड़ा अत्याचार हो रहा है, वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये समझना जरूरी है। एसआईआर की एक्सरसाइज में बिहार में 65 लाख नाम काटे गए। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं, तो किसी को तो चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करने के लिए जाना चाहिए। अरे 65 व्यक्ति तो पहुंचने चाहिए अध्यक्ष जी, 65 भी नहीं पहुंचे, कोई कंप्लेन नहीं हुई। अगर कोई देश का नागरिक है और उसका नाम कटेगा तो वो क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई कारण है?
और उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तो एनडीए की प्रचंड जीत ने इनके वोट चोरी के दावे की हवा निकाल के रख दी और इनकी बिहार की जनता ने इनकी भ्रम की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में वोट चोरी का नारा लेकर सड़कों पर उतर आए बड़े क्रिएटिव लोग हैं। कभी संविधान खतरे में होता है, अब वोट चोरी लेकर आए हैं। गद्दी तो आपकी छिन गई, यही आपकी पीड़ा है। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था कि 3 दशक से पहले देश में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। आज इनकी संख्या कितनी होगी? आखिर ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित कर इनका नाम मतदाता वोटर लिस्ट से हटाने का काम पहले क्यों नहीं किया गया? तो वहीं यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। सरकार डिटेंशन सेंटरों में भेजे जाने वाले घुसपैठियों का ब्यौरा तैयार करने जा रही है। इसके तहत डिटेंशन सेंटरों में घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जा रही है। साथ ही इन सभी नामों को नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किया जा रहा है। इन लिस्ट को देश भर में शेयर किया जाएगा ताकि दोबारा घुसपैठिए यूपी ही नहीं कहीं भी देश की सीमा में ना घुस सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों की विस्तृत बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए इन घुसपैठियों की बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट आदि की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र के साथ किसी भी प्रकार के फर्जी सरकारी दस्तावेजों को स्कैन करने के साथ पूरा पिछला रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि वह प्रदेश में कब से अपनी पहचान छिपा कर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी से यह भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि किस तरह घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। इस जानकारी के बाद फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले नेक्सस का भंडाफोड़ करने की भी तैयारी में है। तो वहीं यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से आधी रात उठा लिया गया। वह दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। पहले खबर आई कि अमिताभ ठाकुर को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया, तब बताया गया कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों का अकाउंट सस्पेंड करवाया है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर से 2 घंटे तक एक गुप्त जगह पर पूछताछ की, फिर उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। यहां पत्रकारों से अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है। मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गाड़ी से उतरते वक्त पूर्व आईजी ने कहा कि सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बात नहीं करने दी और ढकेलते हुए कोर्ट ले गई। जिस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया है वह 26 साल पुराना है। उस समय अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से उनकी पत्नी ने देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लिया, बाद में उसे बेचकर मुनाफा कमाया। इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच के लिए लखनऊ पुलिस ने एसआईटी बनाई। पुलिस के मुताबिक एसआईटी ने देवरिया और बिहार में रिकॉर्ड की गई गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि की है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि अमिताभ ठाकुर दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची थी, तभी कुछ लोग ट्रेन में आए और उन्हें उठा ले गए। मंगलवार रात लगभग 2 बजे की घटना थी। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। उनका मोबाइल ऑन था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई खींच रहा हो। फिर गाड़ी की आवाज आई, उसके बाद फोन बंद हो गया। मैंने रेलवे और आरपीएफ में शिकायत की। शाहजहांपुर एसपी को कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में पीआरओ ने कहा कि मैं पता करके बताता हूं। बुधवार सुबह 9:40 पर लखनऊ तालकटोरा थाने से एसएचओ ने कॉल की। उन्होंने बताया कि मेरे पति को देवरिया ले जाया जा रहा है। नूतन ठाकुर ने कहा कि 26 साल पुराना मामला सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। यह एफआईआर जबरन दर्ज कराई गई है। मैं जल्द ही सबूत पेश कर खुद को निर्दोष साबित करूंगी।
अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। बतौर एएसपी उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। फिर वे यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट हैं। 23 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया था। बात 10 जुलाई 2015 की है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने फोन पर धमकाया और सुधर जाने की नसीहत दी। अमिताभ ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में वायरल कर दिया था। वायरल ऑडियो में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पिछली बार से ज्यादा बुरी गत बनाऊंगा, सुधर जाओ। इस संबंध में अमिताभ ने 24 सितंबर 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ही अमिताभ ठाकुर को फोन किया था, लेकिन धमकाने की मंशा नहीं थी। इसी वाकये के बाद अमिताभ ठाकुर पर रेप का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड भी होना पड़ा था। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।